विश्व प्रशस्त है और उसी का हम लोग जो है अध्ययन करते हैं। मूल जो है हम लोगों का 81 पद का जो वास्तु है गृह में, उसी को हम लोग ग्रहण करेंगे, ठीक ना। उसको ग्रहण करने से पहले आप सभी अपने पास में जो हमने 81 पद वाले वास्तु का एक चित्र भेजा था आप सभी को ग्रुप में, यदि किन्हीं के पास में है तो उसको शेयर कर सकते हैं, या सबके पास में है तो उसको जो है खोल के रख लीजिए, ठीक है ना, खोल के रख लीजिए। बृहद ग्रंथों में, बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में आपका ये 81 पद के बारे में बहुत सारा विवरण है। जैसे इस 81 पद वाले वास्तु की रचना के लिए हम लोग 10-10 रेखाएं पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर खींचते हैं, है ना। 10-10 रेखाएं, तबे ना 9 घर बनेगा। बोलिए, बोर्ड पर देखिए आप सभी। 8 रेखा से बन जाना चाहिए, 8-8 खींचेंगे तो 9 बन जाएंगे उसके। 8-8 रेखा से 9 रेखाएं कैसे बनेगी भगवान? 9 रेखाएं नहीं, 9 खाने बनेंगे। 8-8 रेखा खेलिएगा तो 7-7 खाने बनेंगे भगवान। 9-9 रेखाएं खींचिएगा तब जाके 8-8 खाने बनेंगे, और जब 10-10 खींचिएगा तब जाके 9। ठीक। देखिए, दो रेखाएं मिल रही हैं तो एक खाना तैयार हो रहा है ना। जी जी। अब इधर से जब 2 रेखाएं खींचिएगा तब जाके एक खाना आपका तैयार हो रहा है। बोलिए, तो इस प्रकार से जब 10 रेखाएं ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं आप खींचिएगा, फिर जाके आपका यह जो है 81 पद वाले वास्तु की रचना होती, ठीक ना। ये 81 पद वाले वास्तु की रचना होती, ठीक है। हुआ ना। 10-10 खींचिएगा तब ना जाके 81 पद तैयार होगा। बोलिए, आओ बॉक्स बना के बीच में 8-8 खींचेंगे तो हो रहा था, इसलिए बोला था मैंने, बॉक्स बन जाए उसमें 8-8 आएंगी। तो इसमें प्रत्येक जो रेखाएं हैं, प्रत्येक रेखा, ठीक ना, चाहे आप बाएं से दाएं खींचिए, यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर, प्रत्येक रेखाओं का भी महत्व है। 10 रेखाएं ही क्यों खींची गई? इसमें जो 81 पद तैयार हो रहे हैं तो ब्रह्मा के कितने पद तैयार होंगे, ठीक ना। इन सब के बारे में हमको जो है विस्तृत जो है विवरण प्राप्त होता है। अब इस विवरण को क्या कहा जाता है? ये जो प्रत्येक घर है ना, प्रत्येक घर आपका, या पहला, इन सबका कुछ नामकरण किया गया, और ये अपने नाम के अनुसार ही फल भी देने वाले हैं। पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा, ये आपका पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और, ठीक है, क्लियर है। यह जो है ऊपर से नीचे के घर जो कहे गए हैं, और ये जो घर कहे गए हैं आपके, ठीक ना, ये प्रत्येक घर, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5,
ये प्रत्येक 9 घर है ना, इधर से भी 9, इधर से भी 9। समझ में आ रही है ना बात? जी गुरुजी। इन सबका जो है अपना अपना नाम है। इस वाले पूरे घर को, ये पहला घर का मतलब है ये यहां से लेके यहां तक। इस पहले घर का मतलब है यहां से लेके नीचे यहां तक। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो याद रखिए, जब उत्तर से दक्षिण बोल रहे हैं, उत्तर से दक्षिण यानी कि बाएं से दाहिने, पूरब से पश्चिम बोल रहे हैं तो यह जो है पहला घर। बात समझ में आ गई? जी बाबा। चलिए अब नोट करिए, नोट करिए। वैसे इसका जो है नामकरण किया गया है प्रथम नामक नवक, द्वितीय नवक, तृतीय नवक, यानी कि 9 घरों के हैं। ठीक ना, 9 घरों के। ये जो रेखाएं होती हैं इन सबका जो है सो नाम दिया हुआ है। 81 पद वाले वास्तु में जो ये रेखाएं हैं इन रेखाओं का नाम है। यह जो पहली रेखा है, ये पहली रेखा, रेखा घर कितने होंगे? 9, और रेखा कितनी होगी? 10 होगी ना। घर कितने होंगे? 81 पद वाले वास्तु में घर कितने होंगे? 81 है, यानी कि प्रत्येक यहां से लेके यहां तक 9, यहां से लेके यहां तक 9। ठीक है, होगा ना? बिल्कुल ठीक है। और ये रेखा जो है वह जो है हमारी 10 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधा सा है। यदि एक बॉक्स तैयार हो रहा है तो जितना भी रेखा घर है उसमें एक जोड़ दीजिए, +1 कर दीजिए, आपका घर तैयार हो जाएगा। यदि 1000 पद की बात हम करेंगे तो वहां पर रेखाएं जो है सो 1001 होगी। 100 पद की बात करेंगे वास्तु का तो वहां पे रेखा कितनी होगी? 101 होगी। ये बात क्लियर है ना? 49 पद की बात करेंगे जी तो वहां पे रेखा जो है सो 8 होगी। ठीक ना, बोलिए। 49 पद की बात करेंगे तो 8 होगी, 64 पद की बात करेंगे तो वहां रेखा 9 होगी। बात समझ में आ रही है ना? जी बाबा। तो रेखाओं के नाम लिखिए। पहला जो रेखा है पूर्व से पश्चिम की ओर, उसमें पहली रेखा को कहते हैं शांता। यह जो पहली रेखा है वह जो है सर आपकी, यह जो रेखा है ये है रेखा, इसको कहते हैं शांता। ये शांता रेखा। दूसरी जो रेखा है एक मिनट दोबारा उसको बताइए कहते हैं किसको हम, कह रहे हैं, एक बार बताइए ऊपर पहली कौन सी हुई? इस रेखा को, इस रेखा, ये जो रेखा जा रही है ना, हाँ ये रेखा, इसको कह रहे हैं शांता। इस रेखा को कह रहे हैं यशोमती। यशोमती, ठीक है, यानी कि शांता और यशोमती को मिला के प्रथम नवक तैयार होता है। प्रथम नवक, शांता और यशोमती को मिला के पहला नमक तैयार होता है जिसको बोलते हैं प्रथम नवक। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है भाई, ठीक। दूसरे यशोमती, और तीसरा जो है सो यहाँ पर है रेखा, इसको कहते हैं कामता। तो यशोमती और कामता को मिला के बनता है द्वितीय नवक। द्वितीय नवक, ठीक है। शांता और यशोमती को मिला के प्रथम नवक तैयार हुआ, यशोमती और कामता को मिला के द्वितीय नवक तैयार हुआ। ठीक है राघवेंद्र जी, कोई दिक्कत? नहीं बाबा। चलिए उसी तरीके से आप सभी नोट करिए। कामता और चतुर्थ जो रेखा है विशाला, ठीक ना, विशाला, कामता और जो है
विशाला को बना के, ये है विशाला, ठीक है, बना के हमारा तैयार हुआ तृतीय नवक, ठीक है, तृतीय नवक, ठीक है। अब आगे रेखाओं के जो है सो नाम आप लिखते चले जाइए, ठीक है। विशाला के बाद लिखिए पांचवी रेखा प्राणवाहिनी, प्राणवाहिनी, प्राणवाहिनी। छठा है सती, पांचवा प्राणवाहिनी, छठा है सती, सातवां है सुमना, सातवां है सुमना, आठवां है नंदा, आठवां है नंदा, नौवां है सुभद्रा, नौवां है सुभद्रा, और 10वां है सुस्थिता, 10वां है सुस्थिता। यह जो है आपकी 10 रेखाएं तैयार होंगी। अंतिम जो रेखा है वो है सुस्थिता, ठीक है। तो यह जो है आपका हर एक रेखाओं का नामकरण यहाँ पर किया गया है, और ये सब अपने नाम के अनुसार फल देने वाली, ठीक है, क्लियर है। राघवेंद्र जी आगे चले। जो ये जो रेखाएं है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर से साउथ ईस्ट कॉर्नर तक पहली रेखा होगी ना, जो शांता है? नहीं, शांता जो रेखा है नॉर्थ ईस्ट से आपका साउथ ईस्ट जाएगा, शांता जो है वह नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट जा रहा है। अच्छा, बाएं से दाएं, ठीक है बाबा। उत्तर से दक्षिण यशोमती, फिर वही है ईशान के फिर बाद में द्वितीय नवक के लिए यशोमती, ठीक है। तृतीय ये आपका कांता, चौथा विशाला, पांचवा प्राणवाहिनी, और उसके बाद में फिर आगे उसी प्रकार से है, ठीक है। अब इन रेखाओं, जी जी, ऊपर वाली ये जो रेखा है, ये वाली रेखा, ठीक है ना, ये जो रेखा है, इन रेखाओं को जानिए। ये है हमारी पहली रेखा, ठीक है, यानी कि यह कहां से आएगी, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, उसी प्रकार से ये क्रम में जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। लिखिए जी जी, क्लियर है। पहला है हिरण्या, पहला है हिरण्या, दूसरा है सुव्रता, पहला रेखा हिरण्या, दूसरी रेखा सुव्रता, तीसरी रेखा है लक्ष्मी, तीसरी रेखा है लक्ष्मी, चौथी रेखा है विभूति, चौथी रेखा है विभूति, पांचवी रेखा है विमला, पांचवी रेखा है विमला, छठी रेखा है प्रिया, छठी रेखा है प्रिया, सातवीं रेखा है जया, सातवीं रेखा है जया, आठवीं रेखा है काला, आठवीं रेखा है काला, नौवीं रेखा है विशोका, नौवीं रेखा है विशोका, और जो 10वीं रेखा है इसको कहते हैं इंद्रा। ये जो 10वीं रेखा है ये है इंद्रा, ठीक है। ये तो हो गई रेखाओं की बात, ठीक है। अब बात करते हैं इन 9 घरों की, जो पहला नवक, दूसरा नवक, तीसरा नवक जो तैयार हो रहा है, इनकी बात करते हैं, ठीक है।
यानी कि ये जो घर बना शांता और यशोमती को मिला के, इसका क्या नामकरण है? ठीक है, ये जो तैयार होगा हमारा, ये जो तैयार हो रहा है हमारा, इसका क्या नाम है? ठीक है ना। तो पहला जो घर है हम बता रहे हैं उसी क्रम में जिस क्रम में लिखवाए थे। पहला नमक, पहला नवक जो है उसको कहते हैं हम लोग श्रिया। श्रिया, ठीक है, श्रिया। दूसरा है यशोमती, यशोवती। तीसरा है कांता, तीसरा है कांता। चौथा है, ये लाइनें बता रहे हैं या स्क्वायर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? पूरा पूरा ये रेक्टेंगल, ये पूरे रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, इस पूरे रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। फिर जो है इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पूरे की, फिर जो है इसकी, फिर जो है इसकी। बोर्ड पर देखिए पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये है श्रिया, यशोवती, कांता, सुप्रिया। ठीक है, अभी आ रहा है। इसमें दिख तो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन मैं पूछता हूँ भुवन, जो शांता और यशोमती का जो स्क्वायर बना उसको श्रेया बोलते हैं, हाँ हाँ, श्रिया। और यशोमती और कांता के बीच वाले को यशोमती बोलेंगे। हाँ, श्रिया, यशोवती, ये कांता, ये चौथा है सुप्रिया। जो घर बन रहे हैं, ये रेखाएं बन रही है ना, इन रेखाओं के बाद में इसके घर बनेंगे ना, तो 9 घर तैयार होंगे इन 10 रेखाओं की मदद से। ठीक है, तो इन 9 घर का ऊपर से नीचे, मतलब वर्टिकली जो है, तो इनका जो है सो जो नाम पड़ रहा है, क्या बोलते हैं इसको? अरे, कॉलम, रो, रोज का। ठीक है। इनका जो है सो जो नाम है श्रिया, यशोवती, कांता। चौथा है सुप्रिया। पांचवा है परा, पांचवा है परा। छठा है शिवा, छठा है शिवा। सातवा है सुशोभा, सातवा है सुशोभा। आठवा है सधना, आठवा है सधना। और 9वां जो घर है उसको कहते हैं इभा। 9वां जो घर है उसको कहते हैं इभा। ठीक है, तो मेरे को ईभा कहते हैं, ईभा। इभा, इभा। ये थोड़ा पुनः एक बार समझाए भगवान। ठीक है, इस प्रकार से जो घर तैयार हो रहे हैं, 10 घर तैयार होंगे। ठीक है, ये 10 घर इनका। फिर से नाम रिपीट कर दे रहा हूं, आप सभी नोट कर लीजिए। पहला है श्रिया,
दूसरा है यशोवती, ये बता रहे हैं किसका, किस तरह वाले घर का बता रहे हैं, ठीक ना, इस वाले घर का बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, इसको पहले बता दिए पुनः रिपीट कर रहे हैं। श्रिया, यशोवती, तीसरा है कांता, चौथा है सुप्रिया, पांचवा है परा, छठा है शिवा, सातवां है सुशोभा, आठवां है सधना और नौवां है ईभा। ठीक है, ईभा। यानी यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं जाएंगी उसका नामकरण है। बिल्कुल, उत्तर से दक्षिण वाला। अब पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। एक मिनट रुकिए। पहले अभी जो रिपीट किए हैं वो है आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं खींच के जो घर बन रहे हैं, वो अब जो रेखाएं आपकी निर्मित हो रही हैं वो रेखाएं हैं पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक ना, पूरब से पश्चिम की ओर। पूरब से पश्चिम की ओर खींच के जो रेखाएं आपकी तैयार हो रही हैं उसका नामकरण अभी बता रहे हैं। आप ऐसे लिखाते हो ना, दिख नहीं रहा उधर कुछ। चलिए लिखते जाइए। लिखा दीजिए, मेरे को दिख नहीं रहा उधर। क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब जी से जी जी। पश्चिम। तो पहली रेखा दूसरी रेखा के बाद में पहली रेखा दूसरी रेखा जो तैयार हो गई, इसमें एक घर तैयार हुआ, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, इस प्रकार से कॉलम बाई कॉलम, ठीक ना। लिखिए, पहला है धान्या, पहला है धान्या, दूसरा है धरा, दूसरा है धरा, तीसरा है विशाला, तीसरा है विशाला, चौथा है स्थिरा, चौथा है स्थिरा, पांचवा है रूपा, पांचवा है रूपा, छठा है गदा, छठा है गदा, सातवा है निशा, सातवा है निशा, आठवा है भीववा, भीव और वा, भीववा, और नौवा है प्रभवा, नौवा है प्रभवा। पुनः रिपीट कर रहा हूं, पूरब से पश्चिम की ओर जो पहला घर है उसको कहते हैं धान्य, दूसरा है धरा, तीसरा है विशाला, चौथा है स्थिरा, पांचवा है रूपा, छठा है गदा, सातवा है निशा, आठवा है भीव और वा, भीववा, नौवा है प्रभवा, नौवा है प्रभवा। ठीक है, ये आठवां भी वैवा है, ही वैवा। भी ठीक है वो। वाह। ठीक है, गुरुजी ऊपर से नीचे वाली जो 10वीं रेखा है वो उसका नाम बता दीजिए। 10वीं रेखा, जो 10वीं रेखा है ऊपर से नीचे उसको कहते हैं इंद्रा। जी गुरुजी। ठीक है, पहले भी कहा था हमने, कई बार इस चीज को रिपीट किया, पुनः रिपीट कर रहा हूं।
ये प्रभा के बाद इंद्रा लिखना है जी अभी। आवाज कट के आ रही है आपकी, बताइए, पुनः रिपीट करिए। गुरुदेव आपने 9 लिखा है ना अभी, हाँ, तो 10वां इंद्रा लिखना है। नहीं 10वां कैसे बनेगा भगवान, 10वां कैसे निर्माण होगा? जी हमने वही मैं कह रहा था ना। बताएं, पहले जो है ये जो 9 घर तैयार होते हैं तो 10 रेखाओं का प्रयोग करके हम जो है उन 9 घरों को तैयार करते हैं, ठीक। और ये प्रत्येक जो घर होता है जो तैयार होता है, प्रत्येक घर, ये जो है सो हमारा 81 पद वास्तु में तो 9वें घर ना होगा, 9 इधर से 9 इधर से, तबे ना 81 गो होगा। लेकिन गुरुदेव। रेखाएं जो है सो 10 खींची जाती है ना, बोलिए। जी जैसे ये तो मान के चलिए कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि नहीं, कॉम्प्लिकेटेड। आप जो है सिंपल नवग्रह बनाते हैं, बोलिए, ये तो सब कोई बनाता है। तो मान के चलिए कि मैंने नवग्रह बनाया तो 3 लाइन खींचने से 9 घर तैयार होगा। इसके लिए एक घर ज्यादा लेंगे ना, बोलिए, तब ना जी गुरुदेव जाके। देंगे। और यहाँ पर भी आप जो है जो घर खींचेंगे नवग्रह के लिए तो कितनी रेखाएं होंगी? इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, तब न जाके 9 घर तैयार हुआ, बोलिए। जी गुरुदेव ठीक है। वही काम वहां पर भी है। हमने जो है सबसे पहले यह आपको बताया कि ये जो रेखा है, ठीक ना, इसको क्या कहते हैं, इस रेखा को क्या कहते हैं, इस रेखा को क्या कहते हैं, इस रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है। पहले हमने आपको ये जानकारी दी। ये प्रत्येक रेखाएं जो है, देखिए हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में लोगों ने प्रत्येक चीज को, ताकि लोग सीख सकें, जान सकें, याद रख सकें और प्रत्येक कार्य को श्रद्धा विश्वास से करें, इसके लिए इसका एक तकनीक तैयार किया, टेक्निक बोलते हैं, है कि नहीं। वेदों के मंत्र आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, उसके लिए रचना हुई और वो छंद में जब तो मंत्र याद होगा, बोलिए, लेकिन ठीक ना, हमने उन मंत्रों को, उनके कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप, ठीक है, इन सबको जो है याद करने का टेक्निक याद कर लिया, बोलिए, है कि नहीं। वैदिक से है कोई, वैदिक विषयों के ज्ञाता है कोई यहाँ पे? जी भगवान बोलिए। राघवेंद्र जी बताइए कि रुद्र अष्टाध्यायी में अगर हस्त स्वर ना हो तो आपको कहाँ पता चलेगा कि कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ जो है सो कौन सा स्वर लगाना है, बोलिए। नहीं भगवान, जब तक स्वर से सीखेंगे नहीं तब तक ना उस मंत्र का प्रभाव पड़ेगा, ना आप वो उच्चार कर सकते ठीक से, बिल्कुल नहीं। जितने मंत्र हैं, जितने भी वैदिक पौराणिक जो मंत्र हैं, उन सबके पीछे उसका छंद विनियोग दिया जाता है, देखते हैं हर एक मंत्र के पीछे जो है आपके विनियोग दिए जाते हैं। उस विनियोग में आपके जो है सो दिया रहता है कि ओम अस्सी गायत्री मंत्रस्य सावित्री देवता, बोलिए, है कि नहीं। इस मंत्र के जो जी जी वह जो है सावित्री हैं, बोलिए। और जी देवी जी, का सविता देवता। सविता देवता, ठीक है। तो उस मंत्र के जो है प्रत्येक के देवता माने गए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हर एक लाइन को बोलते हैं ना कि लाइन खाली वेदी कई लोग बना लेते हैं, वेदियां
कई प्रकार से मंडल रचना कर लेते हैं। को लगता है कि 100 में 5 लोग भी बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? बोलिए, है कि नहीं? समस्या है कि नहीं देवेंद्र जी? नहीं गुरुदेव ठीक है, देवेंद्र जी, ठीक है आप। 81 पद वाले वास्तु का कितना बार रचना किए हैं? 10-20 बार तो कर ही दिए होंगे, इससे तो कम नहीं किए होंगे। बोलिए, बताएं भगवान। माइक ओपन करिए ना। टावर में नहीं है क्या? आवाज ठीक नहीं आ रही गुरुदेव, मुझे आवाज में कुछ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ब्रजेश तिवारी जी, ब्रजेश तिवारी जी, जी गुरुदेव। वास्तु मंडल का रचना करते हैं? नहीं, अभी हम कहीं पूजन नहीं कराने जाते गुरुजी। ठीक है, और कोई है यहाँ पर? महेश शर्मा जी, पूजन कराने जाते हैं भगवान? नहीं गुरुदेव, नहीं जाता हूँ मैं तो। पंडित मैं ब्रजेश जाता हूँ तिवारी भगवान, जी, कोई कर्मकांडी नहीं है भगवान? मैं जाता हूँ भगवान। ठीक, मैं भी जाता हूँ गुरुदेव। तो बताइए कि इससे पहले मालूम था कि इस रेखा को क्या बोलते हैं? बोलिए। जी नहीं, नहीं, केवल जो रेखा नहीं साधन है, गुरुदेव नहीं। शांता वगैरह जो नाम है वो पता था। जो आपने जो नया जो श्रिया, यशोवती, कांता, प्रिया, शिवा, ये जो नाम पता नहीं थे, पहली बार सुन रहे। तो ये जो है हमारे आधुनिक ग्रंथ नहीं है, सब पौराणिक ग्रंथ है। इसमें इन सब का जो है सो विवरण आपको मिलेगा। विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ रखिएगा, इसमें आपके जो है सो दिए हुए हैं। और ये इसलिए दिए हैं, इन रेखाओं का भी कहने का मतलब है कि घर में देवता रहने से ही नहीं, उनकी जो बाउंड्री है उसको भी आप जानिए, है कि नहीं? जिस प्रकार से एक घर का महत्व है, उसी प्रकार से उसकी चार दीवारी का महत्व है। इसका जो है सो हमने बताया है आपको, क्या प्रयोजन है? बोलिए। तो ये जो शांता है, ये जो श्रिया घर है, यह जो है आपको इसी प्रकार से हर एक चीज को याद रखने के लिए, ठीक ना, इन सब का जो है सो यहाँ पर प्रयोग जो है आपको दिया हुआ है। और इनके माध्यम से हम जो है याद कर सकते हैं, ठीक है ना? इनके माध्यम से हम इन घरों को याद कर सकते हैं। और याद करने के पश्चात जो है हमको यह दिमाग में आइडिया होगा कि कौन सा घर जो है कहाँ पर स्थित है, उससे संबंधित जातक को क्या क्या समस्या हो सकती है। यदि इस लाइन में दोष आएगा, ठीक ना, या इस लाइन में किसी प्रकार का दोष होगा, अब वो लाइन कैसे दिखेगी आपको? उस लाइन को इमेजिन करना होगा, ठीक ना, अपने मस्तिष्क में जो है सो रखना होगा कि जब हम वास्तु भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं तो वो हमको ध्यान रहे। ये जो है प्राण रेखा है, ठीक ना, तो यह जो है इस पर दिक्कत है, समस्या है, यहाँ पर जो है सो भारी अवरोध दिख रहा है। तो निश्चित रूप से जातक को जो है इससे संबंधित पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। ये रेखा अवरोध हो रही है, अब वो जिस भाग में अवरुद्ध हो रही है वहां पर जो है सो जातक को समस्या मिलेगी, प्राप्त होगी, ठीक है? हाँ बोलिए। थोड़ा विस्तार से बताए भगवान। हाँ ब्रिजेश तिवारी जी, बोलिए। रितेश जी, पंडित रितेश जी। गुरुदेव बस एक चीज बता दीजिए आप, विश्वकर्मा प्रकाशन के बारे में जो बोले, तो गुरुदेव अभी जो आप बता रहे हैं तो वो कितने, विश्वकर्मा प्रकाशन के कितने अध्याय का है? अध्याय का यह जो है 5वां अध्याय का है भगवान। विश्वकर्मा प्रकाश के 5वें अध्याय में आपको मिलेगा। जी धन्यवाद। हाँ भगवान आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है गुरुदेव जी, आशीष जी, आपका नेट का प्रॉब्लम है। हैंड रेज किए हैं आशीष तिवारी जी, बोलिए क्या दिक्कत है? राघवेंद्र जी बोलिए। जब भगवान इसे थोड़ा विस्तार से समझाए कि अगर धान्य के लाइन में कोई दोष हो या धरा के लाइन में कोई दोष हो
या विभवा के लाइन में कोई दोष हो, प्रभवा के हो, तो उसका परिणाम उस जातक, उस ग्रहेश पर क्या होता है, आई कैसे पहचाने हम? ये जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं, ये सारी रेखाएं जो है वंश वृद्धि की रेखाएं बोली जाती हैं, वंश वृद्धि की रेखा, ठीक ना। ये जो रेखा है आपके वंश वृद्धि की रेखा कही जाती है। और ये जो वंश वृद्धि की जो 10-10 जो आपकी रेखाएं हैं, ठीक है, उतने अंगुल तक जो है सो वंश का विस्तार कहा गया है, ठीक ना। वंश का जो विस्तार है वो जितना जो है सो आपका ये रेखाएं अवरुद्ध मतलब होंगी, वहां पर जो है आपका मतलब एक जनरेशन समझ लीजिए, ठीक है, उस जनरेशन का जो है उतना विस्तार होगा। जी कुछ कहना चाहते हैं अभी भी? जी थोड़ा कुछ एग्जाम्पल देके समझाए बगल, ये सर के परे जा रहे एग्जाम्पल देखें। हैं। जी जी, चाहे ड्राइंग करके बताए या कोई और कोई मेथड यूज करे। देखिए मान के चलिए कि ये कोई रेखा है, ठीक है, चलो श्रेया मानते हैं, चलिए। हाँ मान लीजिए श्रेया, ठीक है, इसको श्रेया। ठीक। अब इस हिस्से में आपका यदि कोई वास्तु से संबंधित दोष होगा, कोई शल्य हो, ठीक है, कोई शल्य हो, कोई जो है स्तंभ हो, या किसी भी प्रकार का अन्य जो है घर में जो अवरोध होता है वास्तु संबंधित, ठीक है, वह जो है सो अवरोध होगा, ठीक है। इस जातक को मान के चलिए कि उतने अंश का, ठीक ना, उतने अंश का इसको जो है लक्ष्मी संबंधित, धन संबंधित, ठीक है, धन संबंधित, और इसका जो जनरेशन होगा, ठीक ना, यह जो जनरेशन है वह जो है धन से संबंधित समस्या, आपका संतान संबंधित समस्या जो है इसको बहुत अधिक देखने को मिलेगा। बोलिए राघवेंद्र जी। गुरुदेव वहां पे कोई आप दोष निर्माण करे, एग्जाम्पल के लिए, और कितना अंगुल उसका फल है ये भी बताए, या आपने बताया उसका पूरा विवरण हो गया, लेकिन एग्जैक्ट हमें पता नहीं चलता कि आप यानी कैसे उसे नापे, हम कैसे उसको फाइंड आउट करें। क्या बोल रहे हैं आप, पुनः एक बार रिपीट करिए। जी आपने जो रेखा खींची है, हमने उसको मान लिया कि श्रेया की रेखा है, ठीक है, तो उसमें आप कोई वहां पे अवरोध निर्माण करें और उसका ये फल होता है, इतने अंश पर होता है, ये हमें बताए ताकि हमारे दिमाग में फिट बैठ सके। अंश पर होता है मतलब नहीं समझे। आपने कहा ना कि इतने अंगुल पर ये उसको पीड़ा होगी, तो ये अंगुल कैसे फाइंड आउट करे, उसको निश्चित परिणाम क्या होगा ये कैसे जानिए, ये कोई थोड़ा सा कोई उदाहरण देके बताए। हाँ ये मान के चलिए कि यहाँ पर जो दोष होगा, इसके अंदर जो दोष होगा वह तो आपको निर्माण संबंधित यदि दोष होगा, ठीक ना, तो वो जो है सो दोष तो आपको दिख ही जाएगा, ठीक है, निर्माण संबंधित दोष। शल्य है तो शल्य के बारे में भी हमने बताया है कि अगर इस स्थान पर शल्य हो तो कितना नीचे होगा, ठीक है, इसके बारे में है कि नहीं। यदि द्वार संबंधित दोष है, ठीक है, तो द्वार के बारे में भी बताए हैं, उसका समाधान क्या है, किस साइड में रखना चाहिए। मान के चलिए कि नॉर्दर्न साइड है, ठीक है, इसमें जो है तो यहाँ सोम या भल्लाट के पास दरवाजा होना चाहिए, ठीक है, जी बिल्कुल, पर नहीं रखा, ठीक है, तो उसके लिए तो फिर दिक्कत क्या होगी, समस्या क्या होगी, हमको तो द्वार को यहाँ पर रख ले, ठीक है, तभी ना समाधान होगा उसका। बोलिए जी, वो तो पता है। अगर धान्या की रेखा में हुआ है तो उसके घर में
चाहे जितना भी वह जो है सो यजन कर ले, लेकिन फिर भी जो है उसको भोजन संबंधित सामग्री के लिए समस्या होती है, दिक्कत होगा। पता चला कि अचानक जो है सो घर में खाना बनाने के लिए आपका चावल नहीं है, दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, ठीक है। हमने कहा ना कि ये जो रेखाएं हैं और ये जो घर निर्माण हो रहे हैं, आपके निर्माण हो रहे हैं, ये अपने नाम के अनुसार ही फल देने वाले हैं। अच्छा, फिर विभवा विभवा कैसा फल देगा और प्रभवा कैसा फल देगा? प्रभाव मतलब आपका जो है सो प्रभाव जो है सो कमेगा, ठीक है। प्रभाव का मतलब क्या है कि आपका जो प्रभाव है, जो प्रभुत्व है, उसमें जो है सो उस जनरेशन में वहां पर जो है सो कमी ले आएगा वो, इसको ठीक है। गदा, निशा और विभवा का भी बारे में बताइए। गदा का क्या है? इसका बोले विभवा। हाँ, विभवा, निशा, निशा यानी रात्रि। अब गदा से प्रयोजन क्या है? विभवा का मतलब कि वैभव से संबंधित ये चीज जो है तो जानकारी रखता है, ठीक ना। जी, ये जो हमको लगता है कि 8वीं रेखा है, शायद 8वीं है ना। जी बाबा, 8वीं। हाँ हाँ, 8वीं रेखा। वैभव से संबंधित ही चीजों को जो है सो यहाँ पर देखा गया है। अब निशा को पकड़े तो क्या उसको निद्रा नाश की कोई बीमारी हो सकती है? रात्रि होगा, निशा यानी रात्रि। निद्रा से संबंधित बीमारी होगी। हो सकता है कि जातक ने इस स्थान से अपना जो है सो सोने का स्थान तय किया हो, ठीक है। और गदा, बोझ, छठा गदा, गदा 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 का मतलब बोझ होगा, ठीक है। अच्छा जी, जी जी बाबा। हो सकता है कि अतिरिक्त रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास में आ जाए, ओवर जिसको अच्छा अच्छा, ना कर सके, ठीक है। जी तो जी, उसको प्रभाव इसका जो है सो दिखेगा, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर, या तो बहुत अधिक उसको थकान होगा, ठीक है। आप वैसे भी देखिए अग्नि कोण में यहाँ पर संबंधित चीजों को जो है सो देखा जाता है ना। जी बिल्कुल। अग्नि का संबंध मंगल से है। मंगल जी जी, में न्यूनता हो जाए या अधिकता हो जाए, ठीक है, तो आपको मंगल संबंधित चीजों से दिक्कत होगा, परेशानी होगा। बोलिए। जी बाबा। तो हम हम ऐसे भी जान सकते हैं कि जो आपने जो रेखाएं खींची है, जो उनका नामकरण हुआ है, हम उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसको 9 में डिवाइड करें और कौन सी रेखा और उसका जो नाम दिया है आपने, इस पर दोष निर्माण हुआ है, उससे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है और ये दिक्कत उसके घर में होगी। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। आप जो जी है बाबा, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पर जो है हमने पिलर दिया, ठीक है, पिलर दिया, अगर वह पिलर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, उस पिलर के अंदर में कोण भेद हो जाए, मान के चलिए कि हमने क्या कहा, जो भी स्तंभ इत्यादि आप दें पूरी तरीके से सपाट हो, यह जो है आपके मकान में किसी प्रकार की किसी भी ऊर्जा को अवरोध न करे, ठीक है। किसी प्रकार की एनर्जी को, हवा को, प्रकाश की गति को, ठीक है, इसको जो है सो प्रभावित न करे, ठीक है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पर जो है सो हम कोई बिना पिलर के आज के मकान संभव है। ये तो है आपका घर, यहाँ पर जो भी आपके मकान बनेंगे, जो भी जो है सो किसी न किसी पिलर के अंदर में ही ना बनेगा। बोलिए। जी भगवान, मेरा वही प्रश्न था, बिल्कुल। 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट के आसपास में आएगा। मान के चलिए कोई भी एक जो है सो घर आएगा, कितना आएगा, 2.5 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट, 6 फीट, इसके अंतर्गत आएगा ना। जी बिल्कुल, किसी न किसी रेखा के बीच तो आएगा जरूर। किसी रेखा के बीच में आएगा, किसी न किसी रेखा, उसके बाद घर के बीच में आएगा, लेकिन बिल्कुल आएगा। तो वह रखना है, ठीक है। लेकिन
उसका जो है अनवांटेड यूज ना हो, ठीक ना, वह जो है हमारे घर का जो है आंतरिक किसी भी प्रकार के व्यवहार को वह जो है अवरोध ना करे। अवरोध का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर में मान के चलिए कि ये ड्राइंग रूम है, ठीक ना, ये हमारा ड्राइंग रूम है, तो ये ड्राइंग रूम ऐसा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है, ये इतना बड़ा है कि हमने इसके अंदर में यहाँ पिलर दे दिया, यहाँ पिलर दे दिया, या यहाँ पर पिलर दे दिया, बोलिए, है ना, होता है कि नहीं होता है? ये कहीं कहीं पे देखा है, आता है अंदर। तो यह जो है आपके घर में क्या करेगा, यह जो है आपके जो घर में बनने वाली जो ऊर्जा है, जो हवा है, जो प्रकाश है, उसकी गति को अवरोध करेगा कि नहीं करेगा? भी अवश्य करेगा। अगर मान के चले कि हमने यहाँ पर जो है सो प्रकाश की व्यवस्था कर दी, तो इसका छाया किसी पर आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए? बिल्कुल आएगी। इसकी छाया पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल भगवान, पड़ेगी। जो है सो अवरोध करेगा, आप जान लीजिए उतना दूर तक यह जो है सो समस्या उत्पन्न करेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, पिलर उतना ही हिसाब से दें जो कि हमारे दीवारों के अंदर में सिमट के रह जाए, ठीक ना, वह जो है किसी प्रकार से प्रभावित न करे, ठीक है। तो भगवान पिलर लेने से कोई ना कोई रेखा तो दूषित होगी होगी। तब हाँ, तो रेखा रेखा अब बिना पिलर के मकान कैसे बनेगा? निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं तो आएगा ही ना। हमने कहा कि अनवांछित, अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, आवश्यकता से अधिक, ठीक है, ये चीजें ना हो, ठीक ना। तो आपके कहने का तात्पर्य यह है कि घर निर्माण करते समय कोई ना कोई रेखा बाधित होगी होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, वह जी रेखा भगवान, ठीक है, बाधित होगी, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बिना किसी रेखा को बाधित किए आप जो है सो कर ले। हम लोगों को जो हमने आपको मर्म स्थान बताए थे, याद होगा आप सभी को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मर्म स्थान जो बताए थे, उन मर्म स्थान को याद रखिए। वो मर्म स्थान जो है, जहां जहां पर भी हमने बताए हैं ये मर्म स्थान है, हमेशा ध्यान रखिए कि वो मर्म स्थान जो है किसी भी तरीके से पीड़ित नहीं होना चाहिए। ये सिर है, ठीक है, ये पैर है, ठीक है, ये इसके कंधे हैं, ठीक है, नेत्र है। आप समझ लीजिए कि जहां जहां पे आप अवरोध डाल रहे हैं, निश्चित रूप से गृहेश और वहां का वास्तु पुरुष उस चीजों से आपका ग्रसित होगा, निश्चित जी रूप से, बिल्कुल जी, ठीक है। ठीक है भगवान। यानी ये सेकेंडरी है, प्रायोरिटी वही है कि हम मर्म स्थान को अवॉइड करें, रेखा तो होगी नहीं अवॉइड। रेखा अवरोध जो है सो हमारी होगी ही होगी। ये जो घर हैं हमारे, इनको जो है सो हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन हो तो वह जो है सीधी रेखा में ही हो, ये हमेशा ध्यान में। जी 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 जी, जिसको कहते हैं ना अलाइनमेंट, वह जो है सो अलाइनमेंट सही होना चाहिए। अगर वह अलाइनमेंट दिक्कत दिया, समस्या हुआ, तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि वहां पर जो है आपको समस्या उस चीज से, जिस लाइन में आएगा। मान के चलिए कि हमने यहाँ पर किचन बनाया, ठीक है, और यह जो है ऐसे बना दिया, टेढ़ा लग रहा है ना, बोलिए जी तो ये जिस लाइन में आए, ये जिस लाइन में आए, यहाँ से संबंधित, यहाँ से संबंधित, इन चीजों में समस्या आपको देगा। जी बाबा, ठीक है। इसलिए इन घरों के बारे में आपको हमने बताया है। अच्छा, यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि हमने एक बार घर के बारे में चर्चा की थी, दुर्मुख इत्यादि घर के बारे में, धान्य, धन्य, ऐसे घरों के बारे में चर्चा की थी ना। घर से घुस रहे हैं, इन कर रहे हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, दीवार है चारों तरफ, ऐसे घरों की चर्चा की थी ना। बताइए भगवान। जी गुरुजी। जी हमने याद नहीं आ बताया रहा होगा। प्रवेश करते समय अगर
यहाँ पर जो है सो आपका निर्माण है, कक्ष है, बाकी सारे स्थान खाली हैं, तो इसका क्या फल है? या फिर यहाँ हाँ पर बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका क्या फल है? यहाँ निर्माण है तो क्या फल है? इस निर्माण, इन चारों दिशाओं में निर्माण है तो क्या फल है? चारों दिशा में किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है तो क्या फल है? जी जी वैसे ही बताइए। अपने घर के कमरे को, वैसे ही जो है हमको अपने घर के जो हॉल है उसको, और पूरा घर हमको उसके हिसाब से जो है सो ले चलना है। आप देखे होंगे कि पूरे तरीके से घर में कहीं पर भी ब्रह्म स्थान को बाधित नहीं किया गया है, फिर भी ब्रह्म स्थान को बाधित नहीं किया गया है, फिर भी उन घरों का जो है सो शुभ अशुभ फल प्राप्त है। बोलिए, दक्षिणी दिशा में कंस्ट्रक्शन है, पूर्व दिशा में कंस्ट्रक्शन है, पश्चिम दिशा में कंस्ट्रक्शन है, उत्तर दिशा में कंस्ट्रक्शन है, या इनमें से कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक ना? तो आपके ब्रह्म स्थान को वहां पर भी जो है दोष मुक्त बताया गया। ब्रह्म स्थान पर कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, फिर भी अगर उल्टा सीधा घर के साइड में आप निर्माण कर देते हैं तो यह क्या करता है? आपके घर में दोष उत्पन्न करता है कि नहीं? बोलिए राघवेंद्र जी। जी जी भगवान। खाली आप इन दिशाओं में निर्माण कर दीजिए, ठीक है, इसको बिना अवरोध किए तो भी दोष लगता है। अब सोचिए निर्माण कार्य कितना कठिन है, निर्माण कार्य कितना कठिन है, कितनी चीजों को वहां पर देखनी होती है। एक, हम घर देखें, दूसरा घर का ढलान देखें, उसकी आकृति देखें, उसकी साज सज्जा देखें, रंगों का चयन देखें, दीवारों की आपकी जो है सो सीधा टेढ़ा इनको देखें, ठीक है, शल्य देखें वहां पर, ठीक है, उसके बाद घर के दिशाओं के अनुरूप निर्माण देखें, जिस जिस कमरे की जो आवश्यकता है उसकी आवश्यकता दिशाओं के अनुरूप है कि नहीं है, ब्रह्म स्थान पीड़ित है कि नहीं है, द्वार देखें, खिड़कियां देखें, दायां देखें, बायां देखें, कितनी सारी चीजें हैं। बोलिए। जी बिल्कुल। अब इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करके पूरे तरीके से हमको वास्तु यदि निर्माण करना है तो आप बताइए राघवेंद्र जी, कितना % निर्माण कर सकते हैं? सारी चीजें सही हो, कितना %? लगभग 60% जा सकते हैं भगवान। 60% जा सकते हैं? जी लगभग। तो चलिए आपके इसी कॉन्फिडेंस पे एक जो है सो प्लॉट का जो है सो हम देंगे, ठीक ना? और उस प्लॉट का जो है सो उस प्रकार से नक्शा आप तैयार करके उस 60% तक पहुंचिएगा। नक्शा तो निर्माण नहीं कर सकते भगवान, क्योंकि वो तो इंजीनियरिंग वालों का काम है। नक्शा कहाँ बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि एक आरेख खींच के हमको दिखाइएगा, एक आरेख खींच के, ठीक ना? आरेख मत तो समझते हैं ना, एक कच्चा जो है जी सो जी जी कहाँ पर क्या, जी जी। कहां पर क्या हो, आपको गृह के अनुसार दुर्मुख वास्तु, सुमुख वास्तु, ठीक है, उसके बाद में गज पृष्ठ, नाग पृष्ठ, ठीक है, उन सारी चीजों को जो है सो ध्यान में रखते हुए एक आरेख हमको खींच के दे दीजिएगा, ठीक ना? कि यहाँ लैट्रिन बनाइए, यहाँ किचन बनाइए, यहाँ पूजा घर हो, यहाँ बेडरूम हो, और ये हॉल हो, इधर बरांडा और इधर पार्किंग, इतना खाली खींच के दे दीजिए सारी चीजों को लेते हुए, ठीक ना? जी भगवान, प्रयास करूंगा। तो प्रयास जो है सो हम लोग करके देखेंगे, प्रैक्टिकल में आप लोगों का यही चीजें होंगी, वाइवा में और आपके प्रैक्टिकल में यही चीजों को जो है सो पूछा जाएगा, इन्हीं से संबंधित प्रश्नों को, ठीक है? कल बताएंगे। उसमें से 20 पॉइंट तो भूमि चयन और भूमि परीक्षण और भूमि के सराउंडिंग जो है उसमें से आप दे सकते हैं। भूमि चयन के पश्चात बहुत अच्छी भूमि है, उसका ढलान भी ठीक ठाक है, ठीक ना? फिर आपको बताना है किसी प्रकार का कोई जो है सो बाहरी कहीं पर कोई बेध नहीं है, ठीक ना? वैसे घर में, खाली एक सिंपल घर में जो है आरेख खींच के देना है आपको, और क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, वहां का द्वार, वहां की खिड़की, खिड़कियों के बारे में नहीं बताए ना हमने,
नहीं भगवान, बस एक चीज में होनी चाहिए, ऐसा बताया आपने। हाँ, देखिए खिड़कियों के बारे में जो है सो हमारे इसमें जो है सो कहा गया है, देखिए ये कोई घर है, ठीक है, ये कोई घर है, ठीक ना, और हमको जो है इसमें खिड़की की व्यवस्था करनी है, ठीक है। मान के चलिए कि यहाँ पर कोई कमरा है, ठीक है, यहाँ पर कोई कमरा है, ठीक है, हमारे पास में इस साइड में और इस साइड में, ये दो साइड में खुले स्थान है जहां हम अपनी खिड़कियां खोल सकते हैं, ठीक है, जहां हम अपनी खिड़कियां जो है खोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है हम कहां पर खिड़की रखें कि मैक्सिमम हवा आ गए, बता सकते हैं कोई? मान के चलिए कि यही कमरा है, छोड़िए इसको, यही कमरा है, एक कमरा है, इधर खुला स्थान, इधर खुला स्थान, यहां पर खिड़की की व्यवस्था करनी है, द्वार हमारा यहां पर है, यहां पर जो है हमारा डोर है, ठीक ना, इस स्थान पर डोर है। अब हम खिड़की कहां पर रखें कि हमारी जो है व्यवस्था जो है ठीक ठाक हो, किन किन स्थानों पर रख सकते हैं द्वार के अनुरूप? हमने एक दिन आपको बताया था, दरवाजे और खिड़कियां जो है वह जो है एक दूसरे से रिलेशन में रहती हैं, है कि नहीं? ऊर्जा के स्रोत बढ़ाने और घटाने का काम दोनों करती है कि नहीं? जी भगवान। तो एक चीज याद रखिए कि पानी, हवा और धूप, ठीक है, पानी, हवा और धूप, छत से जो बारिश होती है उसका पानी, जो हवा बहती है और जो धूप आता है, ठीक ना, वह जो है आपको उसका क्रॉस वेंटिलेशन 45 डिग्री पर होता है, समझे कि नहीं? 45 डिग्री पे 45 डिग्री, है कि नहीं? तो जब दरवाजे हमारे जहां पर स्थित हैं, खिड़कियों के लिए तो कोई जो है सो ये नहीं ना है, तो दरवाजे के अनुसार यदि खिड़की आप रखिएगा, ठीक ना, तो मान के चलिए कि दरवाजे का तो स्थान हमारा निश्चित है कि शास्त्रों में दिया गया है कि घर में दरवाजे और कमरे में दरवाजे, इसको भी हमको वास्तु के अनुसार ही लगाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपके इंद्र के स्थान पर हम लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर इस साइड का दरवाजा हो तो यहाँ पर सोम या भल्लाट के आसपास लगा सकते हैं। बोलिए। जी जी दिया है ना? जी बिल्कुल। लेकिन खिड़कियों के लिए तो स्थान नहीं दिया गया है, खिड़कियां जो है सो अपने हिसाब से वेंटिलेशन के अनुरूप, और जहां दरवाजा हमारा जितना खुला जगह हो वहां पर हम रख सकते हैं, ये तो बताया गया है ना? बोलिए। जो भगवान आपने 45 डिग्री बोला, तो इंद्र पथ पर अगर हम दरवाजा लेंगे तो हाँ। साउथ में गंधर्व पथ पर हम उसको खिड़की ले सकते हैं। यहाँ पर जो है आप खिड़की 45 डिग्री के आसपास जब आएगा तो ये 45 डिग्री इस कहां पर आएगा, यही पर आएगा। बोलिए। यम या गंधर्व पथ पर आएगा। हाँ तो ठीक है, यहाँ पर आएगा ना, तो यह जी जो है बिल्कुल। वैज्ञानिक अनुसार यदि देखिए या फिर इसमें तो क्रॉस वेंटिलेशन होगा कि नहीं, हवा का आदान और जी हवा जी का आदान जो है यहाँ पर जो है जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलिए। बिल्कुल जाएगा। और यहीं पर होता है, ये 45 डिग्री के ही आसपास होता है, समझ गए ना? तो इसको जी हम जी जो ये मैक्सिमम स्थान जो है, अब मान के चले कि इसका 45 डिग्री हमारे अनुकूल नहीं है, ठीक है, मान के चले कि 3 फीट का दरवाजा है तो 3 फीट का हम खिड़की नहीं ना देंगे, वह जो जी है नहीं 4 फीट के आसपास हो, तो जो मैक्सिमम स्थान हो खुला वह जो है इसके 45 डिग्री के आसपास पड़ना चाहिए।
आप जो है जो आरेख खींचिएगा तो यहाँ पर जो है इसको जो है सो मिला के और देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि नक्शा भी आजकल तो स्केल के अनुसार बनता है, तुरंत जो है सो यहाँ पे नाप लेना है आपको, ठीक है। ये कितना दूरी जो है सो इस दीवार से कोना से छूट रहा है, मान के चलिए कि 5 फीट, तो ये 5 फीट छोड़ के 4 फीट की खिड़की आपको देनी है, ठीक है। बात समझ में आई? जी भगवान जी, जी जी जी। अब यदि यहाँ पर दरवाजा है, इस साइड में दरवाजा है, तो यहाँ का जो है सो 45 डिग्री आप जो है सो देखिए, और इस 45 डिग्री पे आप दरवाजा आप खिड़की जो है सो रख सकते, ठीक है। जी जी भगवान। वो क्या होगा कि आपका जो है सो क्रॉस वेंटिलेशन जो है सो आपका बनेगा, ठीक है। क्रॉस वेंटिलेशन जो है सो आपका बनेगा, और फिर जो है आपको अनुकूल हवा मिलेगी। कई बार होता है कि घर में दरवाजा है, खिड़की है, फिर भी हवा नहीं लग रहा है, होता है कि नहीं ऐसा? जी भगवान होता है। क्योंकि वहां पर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है। आप सिर्फ खिड़की की दिशा जो है सो वहां से बदल के देखिए, तुरंत पता चलेगा कि बहुत हवा आ रहा है। समझ गए? फ्लैट इत्यादि में तो आजकल जो है तो बड़ी बड़ी खिड़कियां जो है सो दी होती है, 6 फीट की खिड़की, 8 फीट की खिड़की, 10 बाई 12 का कमरा है, 8 फीट की खिड़की ये दे दी है, तो वहां तो क्रॉस वेंटिलेशन मिलेगा ना। बिल्कुल मिलेगा। तो यही चीज है खिड़की का वास्तु में। खिड़की की वास्तु जो है सो है कुछ नहीं, क्रॉस वेंटिलेशन का सिद्धांत जान लीजिए, आपका जो है सो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। जी भगवान। आपको वेंटिलेशन भी यदि देना है तो आप ध्यान रखिए स्थान को, खिड़की या दरवाजा का, वहां से देखिए 45 डिग्री का जो है सो दीजिए। देखिए हवा जो है सो पूरी तरीके से जाएगी, जो गर्म हवा होगी आपके घर में वह जो है नहीं प्रवेश करेगी, और घर जो है बिल्कुल ठंडा रहेगा। तो जब ठंडा रहेगा, घर अनुकूल रहेगा, तो उसके अंदर में वायु तत्व का भरपूर जो है सो प्रभाव मिलेगा, वास रहेगा। अनुकूलता मिलेगी ना। गर्म नहीं रहेगा तो अग्नि तत्व उस घर का ठीक ठाक रहेगा ना। जी भगवान। तो ये दो चीजें जो है सो खिड़की खाली रख के आपने जो है सो समाधान कर दिया। प्रकाश जो है सो वहां पर जिस हिसाब से आएगी, वहां पर उस हिसाब से अग्नि की ऊर्जा इत्यादि रहेगी। बोलिए, तो यही सारी बिल्कुल। तो हमको जो है अपने वास्तु शास्त्र के अंदर में जो आधुनिक क्या बोलते हैं, मॉडर्न वास्तु, बिना तोड़ फोड़ के जो है सो वास्तु को सुधारना, ठीक है। यही जो है सो है हमारे चीजों को जो है सो यथा स्थिति रखना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स को रखना कहाँ पर, इसके बारे में हमने कई सारी चर्चा जो है सो आपके सामने की है कि नहीं। और भी चीजों को जो है सो फेंग शुई का जो है सो आधार पर जानेंगे, क्रिस्टल बॉल, कछुआ इत्यादि ये सब रखना, और कौन कौन से प्लांट्स है उसको रखना। कल इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आज जो है इससे संबंधित चीजों को जाने, कल जो है इससे होने वाले जो है सो ये जो रेखाएं हैं, ये जो घर हैं, इनमें किसी प्रकार की विकृति होती है तो आपको जो है सो इसके और क्या क्या परिणाम मिलते हैं, और हमारे जो वास्तु पुरुष हैं, वास्तु देवता हैं, उनको किस किस प्रकार का जो है सो हविष इत्यादि जो है सो अर्पण किया जाता है, बलि के निवृत्तिक, पूजा के निवृत्तिक, ठीक है। इन चीजों को जानेंगे पंचशीला पूजन के बारे में। कल जो है इन तीनों विषयों पर चर्चाएं होंगी, ठीक है। आज की कक्षा से संबंधित कोई प्रश्न हो पूछिए। बोलिए ब्रिजेश तिवारी जी, बोलिए। नंबर गुरुदेव, आज मुझे वो लाइनिंग वाले कम समझ में आए जो खानों का नाम दिया जा रहा था। उसमें समझना क्या है भगवान, खाने का नाम देने में समझना क्या है? गुरुदेव जैसे आप भी बता रहे थे, तो आप बता रहे थे इसका ये प्रभाव का ये, इसकी कोई नोट डाल देना, हम दोबारा पढ़ लेंगे गुरुजी। नाम लिखने में थोड़ी बहुत त्रुटि हुई है। रिकॉर्डिंग हुई है, ठीक है। इस रिकॉर्डिंग को जो है सो आप सभी श्रवण करिए, आपके लिए जो है सो इसमें जो है सो समाधान मिल जाएगा। हर एक चीज के नोट्स या तो बुक से रखिए, ठीक है, क्योंकि हम भी भेजेंगे तो बुक से भेजेंगे, ठीक है।
और बुक्स के बहुत सारे पीडीएफ भी डाले हुए हैं ब्रजेश तिवारी जी, ठीक ना। एक कोई सज्जन आए थे, पता नहीं क्या नाम था उनका, सुबोध झा जी या सुबोध पांडे जी, क्या नाम था, सुबोध झा जी ना, उनका जो है सो डायरी खो गया था। बोलिए, चीजों को मैंने पुनः जो है सो उनके लिए भेजा। अब सुबोध जी क्लास से गायब हैं, बताइए। 150 लोग ग्रुप में, 16 लोग कक्षा कर रहे हैं, कितना परसेंट हुआ? 10%। तो यही 10% लोगों को ना जागरूक कहेंगे। बोलिए, परीक्षा के समय संख्या हो जाएगी 50, हो जाती है कि नहीं भगवान? परीक्षा के समय कक्षा संख्या हो जाती है 50, सभी लोग सैंपल पेपर जो है सो मांगना शुरू कर देते हैं, सैंपल पेपर डालिए गुरुजी, ठीक है, और हल कर करके अपनी जो है सो योग्यता वहां पर साबित करते हैं, ठीक है। और प्रमाण पत्र जो है सो 20 लोगों का बनता है, 22 लोगों का बनता है। कोई कहता है कि हमने तो ऐसे ही डाल दिया था, कोई कहता है कि गुरुजी परीक्षा नहीं दिए, भाईभा नहीं दिए, प्रैक्टिकल नहीं दिए, हमको प्रमाण पत्र जो है सो थोड़ा सा दे दीजिए, ठीक है। तो राघवेंद्र जी, आपके साथ अन्याय होगा कि उनके साथ अन्याय होगा? आप जो है टाइमली प्रतिदिन 1-1 घंटा अपना कीमती निकाल के और पिछले 4 महीने से कक्षा कर रहे हैं। बोलिए नीतू जी। जी जी गुरुजी। जो क्लास किए उसका नुकसान हो। और सभी लोग जो है सो प्रमाण पत्र के समय सभी लोग आ जाएंगे कि भाई बाबा का प्रसाद बट रहा है, थोड़ा हमें भी दे दीजिए, हैं? इसको चलाने में समय से लिंक डालिए, कक्षा का जो है सो लिंक ओपन करिए, रिकॉर्डिंग डालिए, रिकॉर्डिंग ओपन करिए, उसको ग्रुप में टाइम पे पहुंचाइए। आचार्य नहीं आ रहे हैं तो छात्र नहीं आ रहे हैं, ये सारी चर्चाएं जो है 3-4 महीने तक पूरे जो है सो चलते रहती हैं। और कई लोगों को लास्ट में से प्रमाण पत्र दे दीजिए गुरुजी, हैं? तो किसके साथ अन्याय होगा? बोलिए ब्रिजेश जी। जी गुरुजी, जो नहीं आएंगे नुकसान तो ही है उनका। इसीलिए कहा जाता है, कई लोग कक्षा में आते हैं कितना बजे? 7:30 बजे, 7:45 बजे, ठीक है। और गुरुजी 7 बजे से आके शुरू हो जाते हैं, 7-7:10। इससे तो ज्यादा जो है सो टाइम नहीं लगता है। किसी दिन बाई चांस जो है सो नेटवर्क इत्यादि की समस्या हुई तो फिर जो है सो आपका चलता है। बोलिए। जी चलिए, जैसी आप सभी की इच्छा। आज की कक्षा से संबंधित और किसी का कोई प्रश्न नहीं ना है? बोलिए। गुरुदेव किसी का नहीं है बस। चलिए तब कक्षा को जो है सो समापन करते हैं हम लोग। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथायोग अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी का। कल कक्षा में जुड़िए अवश्य आप सभी। धन्यवाद। जी जी प्रणाम गुरुदेव। सभी को नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सब लेफ्ट हो जाए आप सभी।